हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों में एसआई की एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है उसमें भी हिंदी महत्वपूर्ण होती है, हिंदी जरूर पूछी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपटीशन एग्जाम्स होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि के बारे में। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाया था। तो व्यंजन संधि के मैंने आपको 2 नियम बताए थे। अब उसके जो बचे हुए नियम हैं आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए इसमें तीसरा नियम, तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या होता है ये देखिए इसमें। तो तीसरा नियम यह है, नियम तीसरा। तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम यह है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और आखिरी पद का प्रथम वर्ण दोनों की संधि करते हैं तो प्रथम पद का आखिरी व्यंजन अंतिम पद के या दूसरे पद के प्रथम व्यंजन में बदल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ तो देखिए इसमें। तो इसका मतलब यह है कि यदि प्रथम पद का अंतिम व्यंजन, तो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन और प्रथम पद का अंतिम व्यंजन और अंतिम पद का या दूसरे पद का प्रथम व्यंजन की संधि करने पर प्रथम पद का अंतिम व्यंजन दूसरे पद के प्रथम व्यंजन में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यह होता है फ्रेंड कि प्रथम पद में जो अंतिम व्यंजन होगा, ठीक है, तो प्रथम पद में जो अंतिम व्यंजन होगा तो वह दूसरे पद के प्रथम व्यंजन, तो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन और दूसरे पद का प्रथम व्यंजन, तो ये दोनों मिलेंगे। तो दोनों की संधि करने पर फिर जो प्रथम पद का जो अंतिम व्यंजन है तो वह दूसरे पद के प्रथम व्यंजन में बदल जाता है। तो मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं तो इससे आप जल्दी समझ जाएंगे। तो एक उदाहरण देखिए इसका, जैसे तो मैं यहां पर लिख देता हूं उदाहरण, यहां पर देखिए। तो उदाहरण मैंने लिखा यहां पर जैसे सतधन चरित्र। तो सतधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा सच्चरित्र। तो सतधन चरित्र का सच्चरित्र कैसे हुआ? तो देखिए इसमें कि यहां पर ये त है, तो ये क्या है? प्रथम पद। सत क्या है? प्रथम पद है। और प्रथम पद का अंतिम व्यंजन क्या है? तो अंतिम व्यंजन है यहां पर ये त। और इधर फिर अंतिम पद मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद का प्रथम व्यंजन क्या है? यहां पर ये च है। तो त के बाद में च आया है। तो अब क्या होगा? तो अब ये प्रथम पद का अंतिम व्यंजन, तो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन क्या है? त। तो यह दूसरे पद के प्रथम व्यंजन में बदल जाता है। मतलब ता का क्या हो जाएगा? तो ता का हो जाएगा च। इसलिए यहां पर सतधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा? ये सच्चरित्र हो जाता है। तो ये दूसरा नियम है फ्रेंड, याद रखना। अब दूसरे नियम के अंतर्गत 6 नियम आते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा पहला, तो जो यहां पर तीसरा नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो तीसरे नियम के अंतर्गत 6 नियम आते हैं। तो देखिए इसमें पहला, तो तीसरे नियम का पहला उपनियम देखिए कि यदि ता के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है, त का च हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ता के बाद में च या छ हो तो ता का क्या हो जाएगा?
च हो जाता है। तो ये इसमें इसका उदाहरण देखिए जरा कैसा हो जाते हैं ये। तो उदाहरण अभी मैंने बताया आपको, जैसे यहां पर सतधन चरित्र, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो सतधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा सच्चरित्र। तो सतधन चरित्र का सच्चरित्र कैसा हो गया, तो यहां पर देखिए कि ये त है और ता के बाद में इधर क्या आ गया ये, तो इधर ता के बाद में आ गया च। तो अब ये ता किस में बदलेगा, तो ये ता अब ये च में बदल जाता है। तो ता का क्या हो जाएगा, तो ता का हो जाएगा च। इसलिए यहां पर सतधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, ये सच्चरित्र हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका ही दूसरा उदाहरण आता है, जैसे तो इसका दूसरा उदाहरण है कि सतधन चिदानंद। तो सतधन चिदानंद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है सच्चिदानंद। ठीक है, तो सतधन चिदानंद बराबर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। कैसे हो गया, तो यहां पर क्या आ गया ये त। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम व्यंजन, तो अंतिम व्यंजन मतलब ये आधा त, और इधर यहां पर दूसरे पद का प्रथम व्यंजन, तो दूसरे पद का प्रथम व्यंजन क्या है, च है। तो अब जो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन है मतलब ये आधा त है, तो ये दूसरे पद के प्रथम व्यंजन में बदल जाता है, मतलब च में बदल जाता है। तो अब यहां पर ता का क्या हो जाएगा, तो ये ता का हो जाता है च। इसलिए सतधन चिदानंद बराबर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है कि यदि दूसरा नियम देखिए, अब तीसरे का दूसरा नियम, तो तीसरे का दूसरा नियम यह होता है कि यदि ता के बाद ज या झ हो, तो ता के बाद ज या झ हो तो ता का ज हो जाता है। तो ये ता का ज कैसे होगा, ये देखिए अब आप। तो तीसरे नियम का दूसरा नियम है कि यदि ता के बाद ज या झ हो तो ता का क्या हो जाएगा, ज हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए अब आप। तो इसका उदाहरण आता है जैसे, तो इसका हो जाएगा सतधन जन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाता है। तो सतधन जन का सज्जन कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि आधा क्या है ये त, और इधर क्या है यहां पर ये ज। तो हमने नियम में लिखा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम व्यंजन, तो अंतिम व्यंजन मतलब ये क्या है त, और दूसरे पद का प्रथम व्यंजन तो ये क्या है ज। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, तो अब ये जो त है, तो ये त मतलब प्रथम पद का अंतिम व्यंजन त और दूसरे पद का प्रथम व्यंजन ज में बदल जाता है। तो इसलिए अब ये ता का क्या हो जाएगा, तो ये ता का हो जाता है ज। इसलिए यहां पर सतधन जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण आता है, देखिए अगला उदाहरण आता है जैसे जगत। तो जगत धन जननी, तो जगत धन जननी बराबर क्या हो जाएगा, जगत जननी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जगत धन जननी का जगत जननी कैसे हुआ, तो यहां पर अपन देखते हैं कि ता का क्या होगा, तो ये ता का आधा ज हो जाता है। तो यदि ता के बाद में ज या झ हो तो ता का क्या हो जाएगा, ज हो जाता है। इसलिए यहां पर ये जगत धन जननी बराबर क्या हो गया, जगत जननी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए ऐसे ही। तो अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे विपत्त धन जाल। तो विपत्त धन जाल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विपत जाल। ठीक है, तो विपत धन जाल बराबर क्या हो जाएगा, विपत जाल। तो ये विपत जाल कैसे हो गया, देखिए तो हमने देखा कि यहां पर ये ता के बाद में क्या आया है, ज आया है। तो ये ता का क्या हो जाएगा, तो ता का हो जाएगा ज। इसलिए विपत धन जाल बराबर क्या हो गया, ये विपत जाल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये था तीसरे का दूसरा नियम। अब इसके बाद देखिए तीसरे का तीसरा नियम। अब तीसरे का तीसरा नियम यह होता है, देखिए तो तीसरे का तीसरा नियम है कि यदि ता के बाद ट या ड हो
तो त का ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये देखिए इसमें, तो इसका उदाहरण देखिए। तो पहले आपको याद रखना होगा कि यदि त के बाद ट या ड आता है तो त का क्या हो जाएगा, ट हो जाता है। तो कैसे होगा ये देखिए इसमें, तो त का या तो ट होगा या फिर ड होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि या तो ट होगा या फिर ये ड होता है। तो अब ये कैसे होगा देखिए इसमें, तो एक इसका उदाहरण देखिए कि जैसे तत्, तो तत् धन टीका बराबर क्या हो जाता है, तो तत् धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तट्टिका, ये क्या हो जाएगा, तट्टिका हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर तो यहां पर ये जो त है तो त किस में बदल रहा है, ट में बदल रहा है, क्योंकि हमने नियम में लिखा था कि अगर त के बाद में ट या ड आए तो त का क्या हो जाएगा, या तो ट होगा या फिर ड होगा। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि ये त का क्या हो जाता है, ये आधा ट हो जाता है, इसलिए तत् धन टिका बराबर हो जाएगा तट्टिका। इसके बाद फिर इसी का अगला उदाहरण देखिए। तो अगला उदाहरण आता है कि जैसे उत धन डयन, तो उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उड्डयन। तो उत धन डयन का उड्डयन कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये त है, तो त के बाद में क्या आया है, ड आया है, तो त का क्या होगा, या तो ट होगा या फिर ड हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, ये उड्डयन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड्डयन शब्द में संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा व्यंजन संधि। अब इसमें नियम नहीं पूछेगा कि इसमें नियम कौन सा है, नियम नहीं पूछे जाते, ध्यान रखना। इसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा उत्धन डयन। उल्टा पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो उत्धन डयन होता है तो इसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो उड्डयन आपको याद रखना है। इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है कि यदि चौथा नियम देखिए। अब आप तीसरे नियम का चौथा नियम है कि यदि ता के बाद, यदि ता के बाद ल हो तो ता का ल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो यदि ता के बाद ल हो तो ता का ल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण आता है उत धन लेख, तो उत धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है उल्लेख। तो उत धन लेख का उल्लेख कैसे हुआ, तो यहां पर देखिए कि इसमें ये त है और ता के बाद में क्या आया है, ला आया है। तो हमने नियम में लिखा है कि अगर ता के बाद में ला आता है तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ता के बाद में ला आया है तो ये ता का क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाता है। तो यहाँ पर आधा ता है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आधा ला होगा, इसलिए उत्धन लेख बराबर उल्लेख हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला इसका उदाहरण आता है कि जैसे अगला उदाहरण आता है उत्धन लंघन, उत्धन लंघन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उल्लंघन। तो उत्धन लंघन का उल्लंघन कैसे हुआ, तो हमने आपको बताया था कि यदि ता के बाद में ल हो तो यहां पर ये त है और ता के बाद में क्या आ गया, ल, तो फिर ये ता आधा, ता का आधा क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, इसलिए उत्धन लंघन बराबर क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में इसके और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो अगला उदाहरण आ जाता है जैसे सरललास। अब आपको बताना होगा कि सरललास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शरत, शरत धन लास बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है सरललास। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये है तीसरे का चौथा नियम या तीसरे नियम का चौथा उपनियम है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसका पांचवा नियम।
तो तीसरे नियम का पांचवा उपनियम क्या है, तो वो देखिए, तो पांचवा इसका नियम होता है कि यदि ता के बाद में हा हो, यदि ता के बाद में हा हो तो ता का द हो जाता है और हा का ध हो जाता है, और हा का ध हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखिए, तो एक उदाहरण इसका देखिए कि जैसे पत धन हत्ती बराबर हो जाता है पद्धति। तो पद धन हति का पद्धति कैसे हुआ, ये देखिए इसमें, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या है, आधा त है, और इधर क्या है, ये है। तो हमने नियम में बताया आपको कि यदि ता के बाद में हा आता है तो ये ता का क्या हो जाएगा, आधा द हो जाता है, और हा का क्या हो जाएगा, ध हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर ये आधा ता का क्या हुआ, ये आधा द हो जाता है, और ये हा का क्या हुआ, आधा ध हो जाता है। इसलिए पद धन हति बराबर क्या हो जाता है, पद्धति हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, इसका अगला उदाहरण आता है कि जैसे उत धन हार, अगला उदाहरण है उत धन हार बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है उद्धार। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उत धन हार बराबर उद्धार कैसे हुआ, तो यहां पर ता के बाद में क्या आया, है, तो ये ता का क्या हो जाता है, आधा द, और ये हा का क्या हो जाएगा, ध। इसलिए उत धन हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर एक इसका लास्ट उदाहरण देखिए कि जैसे तत धन हित बराबर क्या हो जाएगा, तो तत धन हित बराबर हो जाता है तद्धित। तो तत धन हित का तद्धित कैसे हुआ, ये देखिए इसमें, तो यहां पर अपन देखते हैं कि ये त है, और ता के बाद में इधर क्या गया, ये है, तो ये आधा ता का क्या हो जाता है, आधा द, और ये हा का क्या हो जाता है, ध। इसलिए तत धन हित बराबर क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर तीसरे नियम का पांचवा उपनियम समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कि यदि ता के बाद में च या ता के बाद में छ आता है तो ता से पहले क्या जुड़ेगा, तो ता से पहले आधा च जुड़ जाता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें तीसरे का छठा नियम, तो तीसरे का छठा नियम क्या है, तो वह यह है कि यदि, तो तीसरे का छठा नियम है कि यदि ता के बाद स हो तो ता का च और स का छ हो जाता है, छ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, त का ये स का छ हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कैसे हो जाएगा, तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे देखिए यहाँ पर उत, तो उत धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा उच्छ्वास। तो उत धन श्वास का उच्छ्वास कैसे हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये त है, और ता के बाद में क्या आया है, श। तो ये ता के बाद में स आया है, तो ता का क्या हो जाएगा, अगर आधा ता है तो आधा ता का क्या होगा, आधा च, और यहाँ तो आधा ता ही रहेगा और आधा ता का आधा च ही होगा। लेकिन बाद में, तो बाद में अगर यहाँ पर ये आधा है स, तो इसका आधा क्या होगा, छ होगा, और अगर यहाँ पर ये पूर्ण होगा तो उधर भी क्या होगा, पूर्ण होगा। तो यहाँ पर ये आधा स शक्कर का क्या हो जाएगा, आधा छ छाते का हो जाता है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए। अब आप, तो दूसरा उदाहरण आता है कि जैसे तत धन शिव, तो तत धन शिव बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तच्छिव। तो तत धन शिव का तच्छिव कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें ये क्या है, त, और इधर क्या है, ये स। तो ये आधा ता का क्या हो गया, आधा च, और ये स का क्या हो जाएगा, छ हो जाता है। इसलिए तत धन शिव बराबर क्या हो जाएगा, तच्छिव हो जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है उदाहरण इसी का,
तो अगला आ जाता है जैसे उत धन शास्त्र, तो उत धन शास्त्र बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा उच्छास्त्र। तो उत धन शास्त्र का उच्छास्त्र कैसे हो गया, तो यहां पर अपन देखते हैं कि त के बाद में स आया है, तो आधा ता का आधा क्या हो गया च, और ये स का क्या हो जाएगा छ हो जाता है, इसलिए उत धन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा उच्छास्त्र हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसी का अगला उदाहरण एक और आता है कि जैसे जगत धन शांति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जगत शांति। तो जगत धन शांति का जगत शांति कैसे हुआ, तो यहां पर अपन देखते हैं कि त है और त के बाद में क्या आया है स आया है, तो ये आधा ता का क्या हो जाएगा आधा च हो जाता है, और ये सा का क्या हो जाएगा छ हो जाता है, इसलिए जगत धन शांति बराबर क्या हो जाएगा जगत शांति हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा च और सा का क्या हो जाएगा छ। ये होता है तीसरे नियम का छठवां उपनियम समाप्त। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए व्यंजन संधि का चौथा नियम। तो व्यंजन संधि का नियम चौथा यह है, नियम चौथा। तो व्यंजन संधि का नियम चौथा यह है कि यदि किसी स्वर के बाद, तो यदि स्वर के बाद छ आता है, तो यदि किसी स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च जुड़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, च जुड़ जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो च कैसा रहेगा आधा। तो चौथा नियम यह बोलता है कि अगर स्वर के बाद में क्या आ जाए ये छ आ जाए। अभी तक हम देख रहे थे कि जितने भी नियम थे उन सब में कहीं पर भी स्वर नहीं आया था, मतलब सभी आधे व्यंजन आ रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर स्वर आएगा, जैसे आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो स्वर के बाद में हम देखेंगे कि क्या आएगा छ, तो फिर ये छ से पहले क्या जुड़ेगा, तो छ से पहले ये च जुड़ जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे तो उदाहरण हमने लिखा कि जैसे अनुधन छेद, तो अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अनुच्छेद। तो अनुधन छेद का अनुच्छेद कैसे हुआ फ्रेंड, तो यहां पर देखिए कि ये जो न है, तो न में मात्रा कौन सी है छोटा ऊ की, और स्वर कौन सा हुआ फिर इसमें, तो इसमें स्वर हुआ छोटा ऊ। कैसे, तो आधा क्या है इसमें न, और स्वर क्या है इसमें छोटा ऊ। ठीक है, तो इधर ये छोटा ऊ आ जाता है, मतलब स्वर आ गया, और इधर यहाँ पर क्या है ये छ है। तो अब ये ऊ के बाद ये छ आ गया है, तो ये छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, ये छ से पहले च जुड़ जाता है, इसलिए अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण देखिए। इसका अगला उदाहरण आता है कि परिधन छेद, परिधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है परिच्छेद। तो परिधन छेद का परिच्छेद कैसे हुआ, तो यहां पर ये स्वर कौन सा इसमें री में, तो स्वर इसमें छोटी ई, और यहां पर ये क्या है ये छ है। तो ये छ से पहले क्या जुड़ेगा, छ से पहले च जुड़ जाता है, इसलिए परिधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण देखिए कि जैसे जैसे अंगधन छेद, तो अंगधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अंगच्छेद। तो ये कैसा हो गया, तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो ग है, तो ग में स्वर कौन सा है आ, और इधर यहां पर क्या है ये छ। तो ये छ से पहले क्या जुड़ेगा, छ से पहले च जुड़ जाता है, इसलिए अंगधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अंगच्छेद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चौथा नियम भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए पांचवा नियम। तो पांचवा नियम यह है, नियम पांचवा, तो व्यंजन संधि का पांचवा नियम देखिए। तो व्यंजन संधि का पांचवा नियम यह है कि यदि मां के बाद में क से मां तक कोई भी व्यंजन आता है
तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में या पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, तो इसमें लिखा है कि अगर मां के बाद में क से म तक, क से म तक कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आता है, तो व्यंजन आता है तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब ये कैसे बदल जाएगा और ये क्या है, तो इसका उदाहरण देखिए अब आप। तो व्यंजन संधि का पांचवा नियम क्या कहता है, तो पांचवा नियम कहता है कि यदि मां के बाद में क से मां तक कोई भी व्यंजन आ जाए। अब क से मां का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क ख ग घ इंग, फिर च छ ज झ इय, फिर ट ठ ड ढ, फिर ट ठ ड ढ ण, फिर त त द ध न और प फ भ भ म। तो ऐसे क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो फिर जो म है यहां पर, तो ये जो आधा म है, ये आधा म उसी व्यंजन के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो यहां पर जो भी व्यंजन आएगा इसके पांचवें वर्ण में बदल जाएगा ये म। तो इसका एक उदाहरण देखिए जब आपको क्लियर होगा। तो यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। तो जैसे हमने लिखा है यहां पर अलम, तो अलम धन कार बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा अलंकार, अलंकार। तो हम देखते हैं यहां पर कि ये अलम, तो म यहां पर है, ये म है, तो म के बाद में क्या आया, इधर ये का आया है। तो हमने नियम में लिखा है कि यदि म के बाद में कोई भी व्यंजन आता है, ठीक है, तो यहां पर म के बाद में क से म तक कोई भी व्यंजन आना चाहिए। तो यहां पर व्यंजन कौन सा आया है, ये का आया है। तो अब ये जो म है, ये म, तो ये आधा म किस में बदलेगा, तो ये क वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। मतलब जो क वर्ग है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका पांचवा होता है ये इंग। क्या होता है, इंग, क ख ग घ इंग। तो ये पांचवा व्यंजन यहां पर हो जाता है आधा म का, इसलिए अलम धन कार बराबर क्या हो जाता है, अलंकार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे इसका अगला उदाहरण आता है, जैसे अलम, जैसे अलम धन कृति बराबर हो जाता है अलंकृति, बराबर हो जाता है अलंकृति। तो अलम धन कृति का अलंकृति कैसे हो जाता है, तो यहां पर क्या है, ये म, और म के बाद में क्या आया, ये क। तो अब ये जो म है, तो ये म किस में बदलेगा, तो जो आधा म है ये क वर्ग के पंचम वर्ण क्या है, इंग, तो इसमें बदल जाता है। तो यहां पर ये आधा म है, इसलिए आधा ये इंग में बदलता है। तो इस कारण से अलम धन कृति बराबर क्या हो जाता है, ये अलंकृति हो जाता है। लेकिन वर्तमान में इस पंचम अक्षर को न लिखते हुए कैसे लिखा जाता है, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग करके लिखा जाता है और अलंकार भी ऐसे लिखा जाता है वर्तमान रूप में। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसी का अगला उदाहरण हो जाता है कि जैसे पम, जैसे पम धन चम बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा पंचम। तो पम धन चम का पंचम कैसा हुआ, तो यहां पर देखिए कि जो म है, तो ये म के बाद में क्या आया है, अब च आया है। तो अब म च वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, तो यहां पर देखिए म के बाद में क्या आया है, च। तो अब च का पंचम व्यंजन क्या होगा, च छ ज झ इय, क्या होगा, इय होता है। तो यहां पर ये म इसके पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। मतलब जो च का पांचवा वर्ण होगा, तो च का पांचवा क्या है, इंगा होता है, इसलिए अब ये म किस में बदल जाता है, इय में बदल जाता है। इस कारण से ये पम धन चम बराबर क्या हो जाएगा, पंचम हो जाता है। लेकिन वर्तमान में इस पंचम को कैसे लिखते हैं हम, वर्तमान में पंचम को ऐसा लिखा जाता है या अनुस्वार लगाकर लिखा जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचम में संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है कि पंचम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको इस प्रकार से याद रखना होगा। उल्टा पूछा जा सकता है कि पम धन चम बराबर इसका सही शब्द क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा पंचम। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर अगला नियम देखिए, इसमें छठवां नियम, व्यंजन संधि का छठवां नियम है। तो नियम छठवां यह कहता है कि यदि मां के बाद, तो यदि मां के बाद अंतस्थ व्यंजन और उष्म संघर्षी व्यंजन हो, तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो मां के बाद या तो उष्म व्यंजन आ जाए, और उष्म व्यंजन में कौन सा, स, फिर स, इसके बाद फिर स, फिर स, और यह आ जाए। अगर ये नहीं आए तो फिर क्या आएगा, तो या तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल में। तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आ जाता है। तो फिर अब क्या होगा, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो मां होगा, तो मां किस में बदल जाएगा, तो मां अनुस्वार में बदल जाता है, मां अनुस्वार में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, तो देखिए कि उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, तो उदाहरण से आप जल्दी समझ जाएंगे। उदाहरण आता है जैसे सम, तो सम धन वाद बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा संवाद। कैसे हो जाता है, तो हम देखते हैं कि यहां पर ये क्या है, म, और मां के बाद में क्या आ गया, ये व। तो अब ये मां किस में बदल जाता है, ये अनुस्वार में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अनुस्वार का मतलब क्या होता है, तो जिसका उच्चारण करने में नाक से हवा निकलती है, या जिसे नाक के माध्यम से उच्चारण किया जाता है, या नाक के माध्यम से उसको बोला जाता है, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर अगला उदाहरण इसका आ जाता है, इसका अगला उदाहरण देखिए कि जैसे समधन सद, तो समधन सद बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है संसद। क्या हो जाएगा, संसद हो जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मां के बाद में क्या आया, स, तो अब ये मां किस में बदल जाएगा, ये मां बदल जाएगा अनुस्वार में, इसलिए समधन सद बराबर क्या हो जाएगा, संसद हो जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे समधन शोधन, समधन शोधन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है संशोधन। आ रहा समझ में, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर ये मां के बाद में क्या आया है, उष्म व्यंजन मतलब स आ जाता है, तो फिर ये मां किस में बदल जाएगा, तो ये मां बदल जाता है अनुस्वार में, इसलिए समधन शोधन बराबर संशोधन हो जाता है। एक इस छठवें नियम का लास्ट उदाहरण है, आपको बताना है कि जैसे हमने लिखा यहां पर संस्मरण, तो संस्मरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो संधि विच्छेद होगा इसका समधन स्मरण बराबर क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो मां है, तो ये मां के बाद में क्या है, स आ गया आधा, तो ये मां किस में बदल जाएगा, अब ये अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए समधन स्मरण बराबर संस्मरण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए व्यंजन संधि का सातवां नियम, व्यंजन संधि का सातवां नियम। तो व्यंजन संधि का सातवां नियम यह है कि यदि ई के बाद, यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद या इसको अपन डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यदि ई के बाद स आए, ठीक है, आधा स या पूर्ण स भी हो सकता है। तो यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद में स मतलब आधा स सड़क का और पूरा स भी आ सकता है। तो फिर यदि ई के बाद में स आए तो स का क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो स का अगर आधा स सड़क का आएगा तो आधा क्या होगा, षटकोण का, और यदि पूरा स सड़क का आया है तो पूरा स षटकोण का होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है
कि स का क्या हो जाएगा, तो स का श हो जाता है। अब ये कैसे होगा तो इसमें आपको समझना है थोड़ा सा, तो उदाहरण के माध्यम से समझिए अब जरा कि जैसे हमने लिखा यहां पर निधन छेद, तो निधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है निषेध। तो हमने नियम में लिखा है कि यदि छोटी ई के बाद, तो यहां पर ये इसमें क्या है, इसमें आधा न है और स्वर कौन सा इसमें छोटी ई है, और इधर यहां पर क्या है ये, तो इधर यहां पर है स। तो हमने नियम में लिखा है कि अगर ई के बाद में स आता है, ठीक है, तो फिर जो स होगा सड़क का, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा षटकोण में। इसलिए यहां पर निधन छेद बराबर क्या हो जाता है, तो ये स सड़क की जगह अब किस में बदल गया, ये स षटकोण में बदल जाता है। इसलिए निधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, निषेध हो जाता है। ऐसे ही फिर इसका अगला उदाहरण आता है, इसका अगला उदाहरण है जैसे अभिधन शेक, अभिधन शेक बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है अभिषेक। तो अभिधन शेक का अभिषेक कैसा हो गया फ्रेंड, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें अभि में स्वर कौन सा है, छोटी ई, और यहां पर क्या है, ये स सड़क का। तो अब ये ई किस में बदलेगा, सॉरी ये ई के बाद में क्या आया, स आया है, तो अब ये स किस में बदलेगा, तो अब ये बदलेगा स षटकोण में। इसलिए ये अभिधन शेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभिषेक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अभिषेक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिषेक में संधि कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है व्यंजन संधि, ठीक है। अब इसके बाद फिर इस व्यंजन संधि के 7वें नियम का लास्ट उदाहरण, तो लास्ट उदाहरण है कि ये अगर, तो लास्ट उदाहरण है, तो यदि युधि के बाद स्थिर आता है, तो मतलब युधि धन स्थिर, तो युधि धन स्थिर बराबर क्या हो जाएगा, तो युधि धन स्थिर बराबर हो जाएगा युधिष्ठिर। इसका क्या हो जाएगा, युधि धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर हो जाता है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि इसमें क्या है, ये ई है, और ई के बाद में यहां पर क्या है, ये आधा स है, तो ये आधा स का क्या हुआ, आधा स का हो गया यहां पर ये आधा षटकोण। और ये जो था थर्मस का था, तो थ की जगह क्या हो जाएगा, ये ठ हो जाएगा। इसलिए युधि धन स्थिर बराबर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो ये धर्मराज का नाम है। जो 5 भाई थे, 5 पांडव थे, तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उसका असली नाम तो धर्मराज था। तो यह युद्ध में स्थिर रहता था, इसलिए इसका नाम हुआ युधिष्ठिर, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यंजन संधि के 7वें नियम का उदाहरण भी समाप्त हुआ, और इसी के साथ व्यंजन संधि भी समाप्त हो जाती है। तो इसके जो महत्वपूर्ण नियम थे वह हमने आपको बताए हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।